दोस्तों, अगर आप भी किसी नए आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं ललिता आईपीओ के बारे में, जिसकी डिटेल्स आ चुकी है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है। मैं सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जरूरी तारीखों की। यह आईपीओ 17 अगस्त 2026 को खुलेगा और 19 अगस्त 2026 तक बंद हो जाएगा। अगर बात करें कीमत की, तो इसका प्राइस बैंड 190 रुपए से 191 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। वहीं इसमें आवेदन करने के लिए आपको कम से कम एक लॉट यानी 74 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब नजर डालते हैं इसकी महत्वपूर्ण टाइमलाइन पर। अलॉटमेंट डेट 20 अगस्त 2026 गुरुवार, रिफंड की शुरुआत 21 अगस्त 2026 शुक्रवार, डीमेट ट्रांसफर 21 अगस्त 2026 शुक्रवार, लिस्टिंग डेट 24 अगस्त 2026 सोमवार। चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की। फिलहाल इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी 16 से 18 रुपए यानी लगभग 8% चल रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, जीएमपी सिर्फ बाजार के अनुमानों पर आधारित होता है और यह बदल भी सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अब बात करते हैं कंपनी के बड़े आंकड़ों की। फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। वेंटिलेशन या वैल्यूएशन के लिहाज से यह हम है। कुल इश्यू साइज, यह आईपीओ कुल 1700 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे, जबकि बाकी 500 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल ओएफएस के रूप में है। मार्केट कैप, इस आईपीओ के आने के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 11,250.17 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह एक बुक बिल्ड ऑफर है जो एनएसई और बीएसई दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। कंपनी के कर्मचारियों के लिए 19 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है और इसके रजिस्टर्ड लिंक इन टाइम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब जानते हैं कि इस आईपीओ में अलग अलग निवेशकों के लिए कितना कोटा तय किया गया है। क्यूआईबी कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए कुल इश्यू का 50% हिस्सा आरक्षित है। नी या एचएनआई कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े निवेशकों के लिए 15% हिस्सा रखा गया है। रिटेल कोटा, हम और आप जैसे आम निवेशकों यानी रिटेल कैटेगरी के लिए 35% हिस्सा रिजर्व है। अब बात करते हैं कंपनी की रिटर्न रेशियो की। रो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये शानदार 41.60% है, जो काफी मजबूत माना जाता है। रोस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 42.60% पर है। डेट इक्विटी रेशियो, कंपनी पर कर्ज का अनुपात 0.53 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये 39.90% दर्ज किया गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 3.43 है। पट मार्जिन प्रतिशत, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.04% है। एम्प्लॉय कोटा, इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी अलग से कोटा रखा गया है। अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रति शेयर आय, एप्स और वैल्यूएशन पर। प्री एप्स, इश्यू से पहले ईपीएस 20 रुपए और 20 पैसे है, जबकि पोस्ट एप्स घटकर 18 रुपए और 4 पैसे रह जाता है। प्री पी रेशियो, यह 9.95 गुना है। पोस्ट पी रेशियो, ये 11.14 गुना पर है। बता दें कि ये प्री और पोस्ट आईपीओ ईपीएस आरएचपी की तारीख के अनुसार शेयर होल्डिंग पर आधारित है। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं कि ललिता ज्वेलरी का कारोबार कितना बड़ा है और यह कैसे काम करती है। ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड की शुरुआत 26 नवंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई के टी नगर में है और यह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय ज्वेलरी बाजार में काम करती है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी का रिटेल नेटवर्क तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पुडुचेरी के 51 शहरों में फैला हुआ है, जहां कुल 61 स्टोर संचालित हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसके स्टोर्स टियर-1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं और इसके वित्तीय वर्ष 2026 के कुल राजस्व का 60.25% हिस्सा टियर 2 और टियर 3 बाजारों से आया है। कंपनी मुख्य रूप से सोने के गहनों की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती है, जिससे वित्तीय वर्ष 2026 के परिचालन राजस्व का 92.33% हिस्सा आया है। इसके अलावा चांदी के बर्तन, डायमंड ज्वेलरी और खास खरीद योजनाएं जैसे दाना वंदनम और फ्री यो फ्लेक्सी भी शामिल हैं। 31 मार्च 2026 तक इन योजनाओं के कुल 4,73,412 सक्रिय ग्राहक थे। कंपनी के पास 7,059 फुल टाइम कर्मचारी हैं और तमिलनाडु में इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जहां कारीगरों का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। वित्तीय मोर्चे पर कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 2,50,239 रुपए और 27 पैसे मिलियन का राजस्व और 10,098 रुपए और 17 पैसे मिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 16,735 रुपए और 4 पैसे मिलियन रहा है। दक्षिण भारत, जो भारत के कुल जेम्स और ज्वेलरी बाजार का लगभग 40% हिस्सा है, वहां कंपनी की स्थिति बेहद मजबूत है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024 से 2026 के दौरान प्रमुख संगठित ज्वेलरी खिलाड़ियों में ललिता ज्वेलरी ने प्रति स्टोर सबसे अधिक ऑपरेटिंग राजस्व हासिल किया है। तो दोस्तों, ललिता ज्वेलरी के ये मजबूत आंकड़े और बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसके पिछले कुछ सालों के वित्तीय आंकड़े, फाइनेंशियल्स देखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। 31 मार्च 2024 को कंपनी के कुल एसेट्स 5,182.26 करोड़ रुपए थे।
31 मार्च 2025 में बढ़कर यह 6,929.68 करोड़ रुपए हो गए और 31 मार्च 2026 तक ये भारी उछाल के साथ 10,945.14 करोड़ रुपए पर पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 16,800.62 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2025 में ये हल्का सा बढ़कर 16,907.88 करोड़ रुपए रहा। वहीं वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली और यह सीधे 25,039.80 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। 31 मार्च 2024 को कंपनी का मुनाफा 359.83 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 2025 में यह मामूली बढ़त के साथ 364.73 करोड़ रुपए रहा। लेकिन 31 मार्च 2026 में कंपनी के मुनाफे में ऐतिहासिक उछाल आया और यह सीधे 1009.82 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वही अगर नेट वर्थ की बात करें तो ये 2024 के 1,667.78 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में 3,033.14 करोड़ रुपए हो गई है। आखिर में बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस और कुल कर्ज की। 31 मार्च 2026 के अनुसार कंपनी के पास 2,679.74 करोड़ रुपए का रिजर्व और सरप्लस मौजूद है। दूसरी ओर कंपनी पर कुल कर्ज 31 मार्च 2024 के 824.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 में 1,604.14 करोड़ रुपए हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर किरण कुमार जैन और हेमा किरण कुमार जैन है। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स के पास कुल 97.72% की हिस्सेदारी थी। वहीं आईपीओ आने और शेयर जारी होने के बाद प्रमोटर्स की यह हिस्सेदारी घटकर 82.85% रह जाएगी। अब आइए जानते हैं कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कहां करेगी, यानी इश्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है। भारत में 10 नए स्टोर्स खोलने के खर्च को पूरा करना, जिसके लिए कुल 1,033.23 करोड़ रुपए का उपयोग प्रस्तावित है। इसमें फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे फिट आउट्स के लिए 34.55 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल है। साथ ही नए स्टोर्स के लिए इन्वेंट्री लागत पर 998.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी फंड का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ की सही वैल्यू का अंदाजा लगाने के लिए उसका मुकाबला उसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करना बहुत जरूरी होता है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अलग अलग कंपनियों के पीई रेशियो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर। ललिता ज्वेलरी मार्ट, इसका पीई रेशियो 9.95 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.90% है। कल्याण ज्वेलर्स, इनका पीई 46.85 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.63% है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स, इनका पीई 7.12 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.82% है। पीसी ज्वेलर, इनका पीई 9.26 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.32% है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, इनका पीई 22.18 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.21% है। सेंको गोल्ड, इनका पीई 11.50 और रिट्यून ऑन नेटवर्थ 26.07% है। थंगमाइल ज्वेलरी, इनका पीई 46.26 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.93% है। टाइटन कंपनी, यह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका पीई 85.25 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.48% है। त्रिभुवनदास बिंजी जवेरी टीबीजेड, इनका पीई 9.14 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.06% है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू, ईपीएस और एनएवी की। ललिता ज्वेलरी की फेस वैल्यू 5 रुपए है। इसका बेसिक और डाइल्यूटेड रेट्स दोनों 20.20 है और नव पर शेयर 58 रुपए और 60 पैसे है। तुलना करें तो कल्याण ज्वेलर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए और नव 61 रुपए और 9 पैसे है, जबकि टाइटन कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपया और नव 179 रुपए और 75 पैसे है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी ताकत और उसके साथ जुड़े जोखिमों को समझना सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की ताकत की। 1, मजबूत क्षेत्रीय पकड़। ललिता ज्वेलरी दक्षिण भारत के तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में मजबूत पैठ रखती है, जो 2026 तक इसके बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। 2, हाई रेवेन्यू। 2024 से 2026 के बीच भारत के प्रमुख संगठित ज्वेलरी खिलाड़ियों में इस कंपनी ने प्रति स्टोर सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग रेवेन्यू हासिल किया है। 3, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। आंतरिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की वजह से कंपनी वेस्टेज को कम करती है और लागत में बचत का फायदा सीधे ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर देती है। 4, कुशल कारीगर नेटवर्क। 816 कुशल कारीगरों के साथ विशेष समझौतों के कारण कंपनी गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखते हुए विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी तैयार करती है। 5, विस्तार योजना। कंपनी आईपीओ से मिलने वाले फंड का उपयोग 10 नए स्टोर खोलने के लिए करेगी, जिससे इसकी बाजार पहुंच और ब्रांड वैल्यू और मजबूत होगी। अब बात करते हैं कंपनी के साथ जुड़े रिस्क जोखिमों की। 1, गोल्ड सेल्स पर निर्भरता। कंपनी का रेवेन्यू मुख्य रूप से सोने के गहनों की बिक्री पर निर्भर है, जो वित्त वर्ष 2026 में कुल संचालन का 92.33% था। 2, कर्ज। जून 2026 तक कुल बकाया कर्ज 12,381 रुपए मिलियन तक पहुंच चुका है और इसके कड़े नियम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को सीमित करते हैं। 3, मौसमी उतार चढ़ाव। इसकी बिक्री मौसमी पैटर्न पर आधारित है। शादियों और त्योहारों के सीजन में यदि इनकम कम होती है तो ऑपरेटिंग परिणामों पर बुरा असर पड़ता है।
4. पूंजी प्रधान संचालन संचालन के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है और यदि अनुकूल शर्तों पर फाइनेंस न मिले तो विस्तार में रुकावट आ सकती है। 5. का जोखिम इसके 61 में से 58 स्टोर लीव और लाइसेंस के आधार पर चलते हैं और यदि रिन्यूअल सफल नहीं हुआ तो जोखिम पैदा हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ललिता ज्वेलरी फंडामेंटल्स के मामले में एक मजबूत और प्रॉफिटेबल कंपनी नजर आती है और इसका वैल्यूएशन पीई भी साथियों पीएस के मुकाबले सस्ता लग रहा है। हालांकि ज्वेलरी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कर्ज का स्तर भी देखना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।